हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम परिमेय संख्या रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं, जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं, ठीक है ना, जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शून्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, ठीक है ना, जो शून्य से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और यदि इन पूर्ण संख्याओं को मैं धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखूं और जो संख्याओं का समूह प्राप्त हो वो कहलाता है पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक के अंदर परिमेय संख्या हैं जीरो से अनंत तक चलती है, धनात्मक, और उन्हीं धनात्मक संख्याओं को यदि मैं ऋणात्मक के रूप में लिखता हूँ तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। और इसी के आधार पर पूर्णांक अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे जो संख्याएं जीरो से बड़ी हैं, अर्थात जिनके आगे प्लस का साइन है, वो धनात्मक हो जाएगी, और जिनके आगे ऋणात्मक का मीन्स जो जीरो से छोटी हैं वो ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। और शून्य जो है वह न तो धनात्मक हैं और न ही ऋणात्मक हैं। तो यदि इन पूर्णांकों को यदि मैं भिन्न के रूप में लिखता हूँ, भिन्न के रूप में हमें पता है कि भिन्न क्या होती है। भिन्न का मतलब है ऐसी संख्या जिसके अंदर अंश हो और हर हो, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, वह भिन्न होती है। तो यदि इन पूर्णांकों को मैं अंश बटा हर के रूप में भिन्न के रूप में लिखता हूँ तो जो संख्या का रूप प्राप्त होता है वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ से हम परिमेय संख्या की परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p बटा q का अर्थ है अंश बटा हर, जो बटे के ऊपर होगा वह अंश और जो नीचे होगा वो हर। तो जिसे अंश बटा हर p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती है। और इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो p और q है वो पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अब वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं। और q जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो नहीं होने का मतलब है कि कभी भी हर जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब जीरो के बराबर हो गई तो क्या होगा? जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है कि 3 बटा जीरो, हर में जीरो है, तो जैसे ही हर में जीरो होगा और जीरो का भाग अपन अंश में 3 के अंदर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? अनंत रूप मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत, इन्फानाइट मिलेगा, अनंत रूप मिलेगा, जो अपरिभाषित होता है। इसलिए कभी भी किसी भी भिन्न का यदि हर शून्य है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि यदि पूर्णांकों को भिन्न के रूप में लिखें तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। तो अब यहाँ से हमने ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सभी पूर्णांक और सभी भिन्न, अब भिन्न तो हो गए अंश बटा हर, और जो सभी पूर्णांक अवेलेबल हैं, जो भी उपलब्ध हैं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमने पढ़ा कि पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। इसका अर्थ हुआ कि परिमेय संख्याएं भी कुछ प्रकार होंगे। तो परिमेय संख्याओं को 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या का अर्थ है, धनात्मक का मतलब प्लस का साइन। जिन परिमेय संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह हो, प्लस का साइन हो, वो क्या कहलाती हैं? धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। आगे प्लस का साइन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले उदाहरण लिखा है 3 बटा 7, दूसरा उदाहरण है 9 बटा 7। अब मैंने तीसरा और ये जो आगे वाला एग्जाम्पल लिखे हैं, इनमें देखो माइनस भी है, अंश में और हर में माइनस में भी है, ऋणात्मक चिन्ह भी है, लेकिन हमने कहा है कि धनात्मक होना चाहिए। लेकिन जब कभी भी अंश और हर में दोनों में ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है तो अंश और हर का ऋणात्मक चिन्ह कैंसिल हो जाता है और वह संख्या धनात्मक रूप ले लेती है। तो यहाँ बचेगा 2 बटा 3। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा, कोष्टक के अंदर माइनस है और बाहर माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस तो क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस के 2 बटा 3 हो जाएंगे। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं
कि वे संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं होगी जिनके अंश व हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, मीन्स अंश या हर दोनों के आगे प्लस का साइन हो, या फिर अंश व हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है ना, अंश में भी ऋणात्मक चिन्ह होगा और हर में भी ऋणात्मक चिन्ह होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होते ही वह धनात्मक बन जाएगा। ओके, तो अगला है, दूसरी है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या का अर्थ है ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह हो, माइनस का साइन हो, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण लिखा -2/3, -4/9, 11/12, -के 35/3। अब ये जो ऋणात्मक चिन्ह हैं वो अंश में भी हो सकता है, हर में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिखा कि अंश व हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, एक ऋणात्मक चिन्ह होना चाहिए, या जो अंश व हर उन दोनों में से एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि वह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है कि -के 2/9, फिर अंश में -के 2/9 और 2/-9, ये तीनों संख्याएं बराबर हैं, एक समान हैं। कई बार हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये अंश में हैं, ये माइनस में हैं। नहीं, चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, यदि ऋणात्मक पूर्णांक है तो वह संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। ओके, और तीसरा प्रकार है शून्य परिमेय संख्या। ठीक है ना, कई बार आता है कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं, तो शून्य परिमेय संख्या है। कैसे? यदि शून्य के हर में मैं 1 लगा देता हूँ, 1 लिख देते हैं, तो एक का किसी के अंदर भाग जाएगा तो वही संख्या पुनः प्राप्त होगी। तो 0 के अंदर 1 का भाग दूंगा, वापस 0 ही प्राप्त होगा। और यदि मैं इसे P/Q के रूप में लिखना चाहूँ तो मैंने नीचे 1 लिख दिया, ये P/Q रूप बन गया। और जैसे ही P/Q रूप बन गया और उसका आंसर एक परिमेय संख्या है या एक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, 0 हर में हमने 1 मान लिया और 1 का भाग 0 के अंदर देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने परिमेय संख्याओं के 3 प्रकार पढ़े, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धन्यवाद।